Hi everyone, I hope you are doing great. So first of all, I want to congratulate you all कि आप लोगों ने जस्ट अभी 10th के बोर्ड्स दिए और अच्छे मार्क्स से पास हो गए. सो नाउ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड. सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. अभी जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो आई एम प्रणव नायर. आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और एक बायोलॉजी टीचर भी हूँ. एंड आई एम अ किक बॉक्सिंग एथलीट टू. सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं one of the most important chapter from your 11th standard की biology, that is human nutrition. Now to understand this chapter you don't actually need a lot of information previous, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप लोग इस चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर जैसे मान के भी आप लोग स्टडी कर सकते हो. कुछ डिफिकल्टीज रहेगा तो मैं हूँ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर दैट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन. तो इस चैप्टर में हम लोग सीखने क्या वाले, दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन का डाइट. हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं. कभी आप लोगों ने प्रोटीन सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट सुना होगा, फैट सुना होगा. सो व्हाट आर दीज थिंग्स, व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट. तो ये सब क्या होता है, इन सब का रोल मेरे बॉडी में क्या होने वाला है. अभी इन चीज़ों को मैं खाऊंगा तो ये मेरे बॉडी के अंदर कैसे जा रहा है. विच आर दोज ऑर्गन्स विच इज टेकिंग दीज फूड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैसे हम लोग के बॉडी में इन सब चीज़ों का यूज होने वाला है. कौन से एंजाइम्स, हार्मोन्स को आप लोग यूज करने वाले हो. तो सब बेसिक कंसेप्ट्स आप लोग सीखने वाले हो. एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आपको आएगा क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी डिफाइन न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, फूड प्रोडक्ट्स को आप लोग खाओगे और आप लोग खाने के बाद उसको क्या करोगे, आप लोग उसको यूटिलाइज करोगे. मीन्स व्हाट, आप लोगों ने अगर कुछ खाया तो उसमें प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा. तो इस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को खाओगे आप लोग और उसको यूटिलाइज करोगे, उसका यूज करोगे. बॉडी इन सब चीजों का यूज करेगा टू मेक समथिंग. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. अभी इसका और एक डेफिनेशन है जो आपको WHO ने दिया है, दैट इज नथिंग बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. कोविड के टाइम में ये लोग बहुत फेमस हो गए थे, शायद से आप सभी लोग को भी पता होगा. सो WHO ने क्या डिफाइन किया कि न्यूट्रिशन में मतलब क्या होता है कि इनटेक ऑफ फूड. आप लोग किसी चीज को खा रहे हो और आप लोग क्या सोच के खा रहे हो कि आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर आपके डाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सो दैट इज नथिंग बट न्यूट्रिशन. नाउ देयर आर सम टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जैसे कि इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इसमें से आप लोगों ने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आप लोगों ने पहले से ही सुना है. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, बट उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन है. तो आज हम लोग वो भी समझ लेंगे. सबसे पहले व्हाट इज इंजेशन. तो न्यूट्रिशन का सबसे पहला टॉपिक इज गोइंग टू बी इंजेशन. देखो इस वर्ड में इन आया, इंजेशन मतलब कुछ तो इनसाइड. सो इंजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच आप लोग फूड को खा रहे हो. इसको आप फूड का इनटेक को आप लोग क्या कहोगे, इंजेशन. सो इट इज नथिंग बट टेकिंग फूड इनटू योर माउथ. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सेकेंड वन इज डाइजेशन. तो व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन मतलब क्या होता है कि बॉडी जो भी आप लोगों ने चीज को खाया उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा. नाउ नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई वी डू दिस. अगर समझो कि मैंने आपको एक बड़ा सा एक रोटी या फिर चपाती दे दिया और मैंने बोला चलो खा के दिखाओ. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू वुड बी, उसको आप लोग छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ोगे सो दैट आप लोग इसको ईज़िली च्यू कर पाओगे. सो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बड़े से एक मॉलिक्यूल को तोड़ा छोटे मॉलिक्यूल में सो दैट आपका बॉडी उसको ईज़िली प्रोसेस कर सके, ईज़िली उसको बाइट कर सके. एग्ज़ैक्टली ये जो माउथ में आपने किया यही आपका स्टमक में भी होता है. दैट इज़ नथिंग बट आप लोग इस बड़े-बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को और छोटे पीसेस में तोड़ोगे. So what is digestion? Digestion is nothing but breaking down food into more simpler form और उसको छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे. बट यहाँ पे जो हम लोग तोड़ रहे हैं दैट इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल. मतलब क्या कि जो भी हम लोग खा रहे हैं ना, उसको आप लोग फिजिकली तो तोड़ रहे हैं, छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं पेट में. बट उस फूड के मॉलिक्यूल्स में क्या होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट होने वाला है, प्रोटीन होने वाला है, विटामिन्स होने वाला है, मिनरल्स होने वाला है. तो वो सब चीज़ों को आप लोग अभी बोलते हैं ना सेपरेट करेंगे तुम लोग के फूड के कंपोनेंट से. अभी जब एक बार आपका जो भी ये फूड है उसमें से ये सारे न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएगा. सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, दीज आर नथिंग बट योर न्यूट्रिएंट्स. ये लोग जब अलग हो जाएंगे तब इनका हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे. दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एब्जॉर्प्शन. सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है इसको आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा. ये सब चीज़ों को आपका क्या करेगा, ब्लड में आ जाता है. सो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन बोल के आपने कभी चीज़ सुना होगा. सो देयर इज दिस ऑर्गन व्हिच इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन. वो क्या करता है, आपका जो भी फूड था उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिएंट्स था, जो भी मैंने बोला अभी जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें, उसको वो एब्ज़ॉर्ब करेगा और ब्लड में डालेगा. नाउ व्हाई इट इज़ लाइक उसको डिलीवर क्यों कर रहे हैं हम लोग ब्लड में? बिकॉज़ ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हम लोग के बॉडी के हर एक जगह पे पहुँचते हैं. समझो कि मुझे मेरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर मुझे कुछ चीज़ को बनाना है, मेरे बॉडी में मसल को बनाना है, तो आई नीड प्रोटीन्स. तो ये प्रोटीन मेरे मसल तक कौन पहुँचाएगा? ब्लड.
तो जो भी मैंने खाना खाया, वो जो भी उसमें के न्यूट्रिएंट्स थे, वो उन्होंने एब्ज़ॉर्ब किया, ब्लड में डाला। अब ये ब्लड लेके जाएगा मेरे आर्म्स में, समझो आर्म्स, आज मैंने ट्रेनिंग किया तो मेरे आर्म्स में जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, ब्लड वहाँ पे जाके ड्रॉप करेगा। दैट इज़ नथिंग बट योर सेकंड या फिर सॉरी फोर्थ वन, असिमिलेशन। सो व्हाट इज असिमिलेशन? जो भी आप लोगों ने चीज खाया उसको यूटिलाइज करना। बॉडी विल यूज दिस प्रोडक्ट्स, यूज दिस न्यूट्रिएंट्स और कुछ ना कुछ तो वो बनाएगा। अभी शायद वो न्यूट्रिएंट मुझे एनर्जी देगा, शायद से वो न्यूट्रिएंट मेरा ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ऐसे बहुत कुछ चीजें ये न्यूट्रिएंट्स मेरे को हेल्प करेगा। एंड लास्ट में वी हैव इजेशन। अब जब मैंने ये सारे चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर लिया, अभी कुछ तो कचरा बनने वाला है। देयर इज़ गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ सम वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो अब इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को मुझे मेरे बॉडी से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने का प्रोसेस का नाम है इजेशन। इट साउंड्स लाइक इजेक्ट करना, कुछ तो चीज़ को निकालना। सो इजेक्शन इज़ नथिंग बट आप लोग जो भी अनवांटेड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स या फिर बाय प्रोडक्ट्स जो कुछ भी, उसको आप लोग बॉडी के बाहर फेंकने वाले हैं। It will be in the form of urine या फिर fecal matter. What is fecal matter? It is nothing but poop या फिर आपका stool भी उसको बोलते हैं। Now in your textbook they have given one definition related to your digestion. So digestion is nothing but it is defined as a process जिसमें आप लोग कॉम्प्लेक्स बड़ा सा एक मॉलिक्यूल था जो डिसॉल्व नहीं हो रहा था, डिफ्यूज नहीं हो रहा था और नॉन एब्जॉर्बल, मतलब क्या कि आपके ब्लड में नहीं जा रहा था। तो आप लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हो इनटू सिंपल। कॉम्प्लेक्स था, इसको आप लोगों ने तोड़ तोड़ के सिंपल में किया। नॉन डिफ्यूजिबल था, अभी उसको डिफ्यूज किया। व्हाट इज डिफ्यूज? मतलब क्या होता है कि समझो कि यहाँ पे एक ब्लड वेसल है और यहाँ पे मेरा इंटेस्टाइन है और यहाँ पे सारा प्रोटीन विटामिन सब कुछ है। यहाँ से इन सबको मुझे ब्लड पे डालना है। तो ये यहाँ से वहां पे कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। शायद से वर्ड आपने सुना होगा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। नहीं भी सुना होगा द इन्फ्यूजन, आई एम गोइंग टू टीच इट, डोंट वरी। तो जो प्रोडक्ट्स आपका डिफ्यूज नहीं हो रहा था उसको आपने डिफ्यूजेबल किया। न्यूट्रल अभी मेरा सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा, उसको मैं अपने ब्लड वेसल में डाल सकता हूँ। एंड नॉन एब्जॉर्बल, जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था उसको आपने कन्वर्ट किया इनटू एब्जॉर्बल। सो अभी आपका बॉडी इसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट डाइजेशन। सो आई होप आप लोग को न्यूट्रिशन रिलेटेड टर्म समझ में आ गए। सो वी सॉ इंजेशन, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। अभी इस बड़े से मॉलिक्यूल को आप लोग तोड़ोगे इनटू सिंपल फॉर्म, दैट इज योर डाइजेशन। तोड़ने के बाद में उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसको आप लोग एब्जॉर्ब करोगे और ब्लड में डालोगे। ब्लड जाके इसको जो भी ऑर्गन को चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको दे देगा और वहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, हम लोग यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ेशन करेंगे। दैट इज़ नथिंग बट योर असिमिलेशन। और ये सब यूज़ होने के बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेगा उसको आप लोग बॉडी के बाहर फेंकने वाले हो। दैट इज़ नथिंग बट योर इजेशन, इजेक्ट करना बॉडी के बाहर। सो आई होप दिस पार्ट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर यू गाइज़। अभी आप लोगों को अभी तक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ नीचे एक बटन दिया लाल कलर का, उसको दबा दो, दैट इज़ सब्सक्राइब बटन। और लाइक भी करना और आपके फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करना। Now, there are some more terms which is related to nutrition. So there is a thing which is known as nutrient. जो थोड़े टाइम पहले मैंने बोला था, what is nutrient? सुना होगा carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, fiber, water. तो ये सब के सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स होने वाले। नाउ मैंने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज मैक्रो एंड व्हाट इज माइक्रो? न्यूट्रिएंट को तो मतलब पता चल गया कि ये जो भी फूड के कंपोनेंट्स है। व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो? माइक्रो मतलब छोटा, कुछ याद है छोटा बोलने पे? ठीक है। और मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा। कुछ और याद आ गया? वेरी गुड। सो माइक्रो मीन्स छोटा होता है, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है। तो यहाँ पे छोटा बड़ा का मीनिंग क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट इज नथिंग बट ऐसे न्यूट्रिएंट जो मेरे बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। चाहिए जरूर बट इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो दैट विल बी नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होगा? कुछ ऐसे फूड के कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो मेरे बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है और आपका फैट्स है, ये तीन, दीज थ्री आर योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मेरे बॉडी को बहुत हाई क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेरे बॉडी को ये चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपका क्या होगा? वाइटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये आपको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। बहुत कम इसका ये मतलब नहीं कि नहीं चाहिए, यू नीड दिस बट एट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो दैट इज योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अभी आप लोग इसको डिफाइन कर लेना, व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? दीज आर न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी। एंड व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट? दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन हायर क्वांटिटी। आफ्टर दैट इसके एग्जांपल लिखना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या होने वाला है आपका? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स बोलो या फिर विटामिन्स बोलो, आपके ऊपर है। एंड व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? दीज आर नथिंग बट योर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स।
आई होप ये डिफरेंस बिटवीन भी आपको समझ में आ गया। नो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है ना। तो 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ने अगर स्टडी किया होगा, मैंने वहाँ पे एक चैप्टर डाला है, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें स्टडी किया था। कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक एग्जांपल इज़ ग्लूकोज़, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फ्रुक्टोज़ हो गया, गैलेक्टोज़ हो गया, लैक्टोज़ हो गया। सो ऑल ऑफ दीज़ आर नथिंग बट योर कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स। अभी ये कार्बोहाइड्रेट्स मेरे बॉडी में क्या करता है, अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो ये लोग मुझे देंगे एनर्जी। सो दीज़ आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी मैं बात कर पा रहा हूँ, तो मुझे बात करने के लिए आई नीड एनर्जी ना। सो दिस एनर्जी मुझे कहाँ से मिल रहा है? इस कार्बोहाइड्रेट को मेरा बॉडी तोड़ेगा, और तोड़ने पे मुझे क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। सो दिस इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ एनर्जीज। 38 एटीपी 10 स्टैंडर्ड का कुछ कंसेप्ट याद नहीं होगा तो भी इट इज फाइन। सेकेंड वन इज प्रोटीन। अगर आप लोग वर्कआउट कर रहे हो, इफ यू आर एन एथलीट, यू नो दिस थिंग दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन से आपका बॉडी बिल्डिंग होता है या फिर मसल बिल्डिंग होता है, आपका बॉडी में ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है। सो प्रोटीन इज नथिंग बट आपका बॉडी बिल्ड करने वाला न्यूट्रिएंट। तुम्हारी बॉडी का ऑलमोस्ट सारी चीजें प्रोटीन का बना है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज योर मसल। मसल इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट बोल के। सो दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। तो आपके बॉडी में जो भी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर मैं खाऊंगा तो मेरे बॉडी में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ब्लड टिश्यू अगर कुछ डैमेज हो गया तो उसमें रिपेयरिंग होगा। सो आई नीड प्रोटीन। उसके बाद में तुम लोग का थर्ड न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, इज गोइंग टू बी फैट्स। नाउ फैट्स इज नथिंग बट अ स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। समझो कि मैंने अभी जस्ट कार्बोहाइड्रेट भी खाया, फैट्स भी खाया, तो मेरा बॉडी क्या करेगा? अगर मुझे अभी की अभी एनर्जी चाहिए, तो मेरा बॉडी सबसे पहले यूज करेगा कार्बोहाइड्रेट। जिस दिन मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, तब वो मेरा बॉडी क्या यूज करेगा? ये जो फैट्स है ना, जो स्टोर्ड फॉर्म में था, उसको तोड़ के वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और फिर वापस से मुझे एनर्जी मिलेगा। सो फैट्स आर नथिंग बट तुम लोग का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और भी बहुत सारे फंक्शन है फैट्स का, जैसे कि तुम्हारा बॉडी को वार्म रखेगा, और मैकेनिकल इंजरीज को प्रिवेंट करेगा। अभी आपने शायद से देखा होगा, जो थोड़ा हेल्दी लोग होते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं, उनको जब आप लोग मारते हो तो उनको ज्यादा दर्द नहीं होता, बिकॉज दे हैव अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट्स। फैट्स उनके बॉडी में बहुत अच्छे से डिपॉजिट होते हैं। सो इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू, सो इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स। और ये कुछ तो यहाँ पे लिखा है, ये क्या है थोड़ा टाइम के बाद मैं बता दूँ। So next is you're going to be we are going to see that is की vitamins. This is nothing but your micronutrients. बहुत small quantity में चाहिए। See, इनका ना बहुत सारे functions है और बहुत सारे types है इनका। फिलहाल के हम लोग ऐसा याद रखते हैं कि इनका protective या फिर in general they are required for overall growth, development, absorption, सब चीज़ के लिए you need vitamins. Now actually vitamins के भी दो types होते हैं, एक है fat soluble और एक है water soluble. सो व्हाट आर फैट सॉल्युबल एंड व्हाट आर वाटर सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल को याद रखने का ट्रिक है तुम लोग का कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो मैंने इसको कैसे याद रखा? मैंने 10th स्टैंडर्ड को मैंने कैसे बोला था? मोटा कीड़ा, फैट कीड़ा। वाटर का क्या रहेगा? BC, जो कोई भी भूलने नहीं वाला है। सो फैट सॉल्युबल vitamins आर नथिंग बट विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A। और वाटर सॉल्युबल vitamins आर विटामिन B एंड विटामिन C। Now, what do you mean by fat soluble and water soluble vitamins? तो इट इज नथिंग बट ऐसे विटामिन जो फैट्स में सॉल्युबल होगा तो फैट सॉल्युबल, और ऐसे विटामिन जो पानी में सॉल्युबल होगा तो दैट इज योर वाटर सॉल्युबल विटामिन। आई होप ये भी इजी था। सो इन जनरल दे हेल्प यू टू गिव न्यू लाइक बहुत सारी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो विटामिन का बहुत सारे फंक्शंस है। अभी तुम लोग का जो बी है, इसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे बी के भी टाइप्स है, B12, B5 ऐसे करके है, जो कि हम लोग इन फ्यूचर देख लेंगे। After that we have minerals. So what are minerals? Minerals are nothing but कुछ ऐसे components जो आपके बॉडी को चाहिए। Again, it is there to help in development, reproduction, growth, everything. अभी यहाँ पे कुछ examples मैंने लिखा है, that is कि bone formation हो गया, blood production हो गया, बॉडी का proper function, ये सब के लिए you need minerals. इससे कुछ examples देखिए। सबसे पहले is calcium. You know your bone, it is made up of calcium. तो कैल्शियम इज नथिंग बट अ मिनरल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। सो दीज आर ऐसे मिनरल्स जो रहेगा तो मेरे बॉडी में क्या बनेगा? बोन फॉर्मेशन होगा। अभी ये जो कैल्शियम है ना, ये मेरे बॉडी में है, लेकिन इसके एब्जॉर्प्शन के लिए मुझे वाइटामिन चाहिए, और इस विटामिन डी चाहिए। तो अगर मेरे बॉडी में विटामिन रहेगा तो ही मेरे बॉडी में जो कैल्शियम है उसको मेरा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा और बोन बनाने में हेल्प करेगा। सो विटामिन रहेगा तो ही मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। सो वन मोर फंक्शन रिलेटेड टू योर विटामिन। आफ्टर दैट योर आयरन।
क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा, ऐसा बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर? सो दिस इज नथिंग बट आपका एक ब्लड का सेल जिसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो आरबीसी है ना, ये आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। तो इसके अंदर होता है एक चीज जिसका नाम है एचबी, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन विच इज अ पिगमेंट जो लाल लाल कलर देता है आपके ब्लड को। और यही है वो हीमोग्लोबिन जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसमें होता है आयरन। अगर आयरन नहीं है तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये सब कुछ खराब होगा। सो एक मिनरल है जिसका नाम है आयरन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर ब्लड प्रोडक्शन। उसके बाद में आयोडीन। आप लोगों ने कभी सुना होगा थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे, कुछ लोग को ग्वाइटर होता है, सिंपल ग्वाइटर दैट इज नथिंग बट यहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। तो थायराइड बोल के एक ग्लैंड है जिसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। अभी थायरोक्सिन का काम क्या है कि आपके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो भी रिएक्शन सब अंदर चल रहे हैं उसको स्पीड अप सब करने का काम करता है थायरोक्सिन। तुम लोग के जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये मेनली बना है आयोडीन का। अगर ये आयोडीन नहीं होगा आपके बॉडी में, आयोडीन की कमी होगी, तो आपको होगा कुछ कुछ बीमारी, जिसमें से वन एग्जांपल इज गोइटर। अभी फिलहाल के लिए आप लोग क्या याद रखो कि आयोडीन इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी। इसका एक एग्जांपल मैंने क्या दिया, देयर इज वन हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन, उसको बनाने के लिए यूनिट आयोडीन। इतना इजी था। एंड देयर इज टू मोर न्यूट्रिएंट्स, उसमें से एक है तुम लोग का वाटर। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कुछ 60-70% आपका बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर ओनली। आपका जो भी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एवरी चीज के लिए यू नीड वाटर, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। बॉडी टेम्परेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसका लॉजिक में बताओ, समझो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस रूम में, तो मेरा बॉडी क्या करेगा, स्वेटिंग करेगा। तो यहाँ पे ये पानी आके क्या कर रहा है, मेरे बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहा है। जी मेरे को मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 के आसपास मुझे मेंटेन करना होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं क्या करूँगा, मुझे नेचुरली मेरे बॉडी को कूल डाउन करने के लिए मेरा बॉडी क्या करेगा, पसीना बनाएगा, दैट इज स्वेटिंग। सो वाटर देखो वहाँ पे भी हेल्प किया। और वाटर दैट इज नथिंग बट यूरिन के फॉर्म में भी निकलता है। तो यूरिन में बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग एक्सक्रीट आउट करने वाले। सो वाटर वहां पे भी हेल्प कर रहा है। लास्ट में वी हैव फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स। तो व्हाट इज फाइबर्स? फाइबर्स आर ऐसे चीजें जो मुझे मेरे डाइट में होना चाहिए। मेरा बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बट डाइजेशन के लिए मुझे फाइबर्स चाहिए। ऑपोजिट बात सुन, मेरा बॉडी फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता बट डाइजेशन के लिए आई नीड फाइबर्स। और एक बहुत अच्छी बात फाइबर्स का क्या है कि दे कैन होल्ड वाटर। अभी समझो कि किसी को जुलाब कुछ हो गया, दैट इज नथिंग बट डायरिया, लूज मोशन कुछ हो गया, तो मीन्स व्हाट, उसके बॉडी से कंटिन्यूअसली पानी निकल रहा है, सो दैट इज डिहाइड्रेशन। और मैं नहीं चाहूंगा कि डिहाइड्रेशन होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको फाइबर खिलाऊंगा। फाइबर क्या करेगा, अच्छे से पानी होल्ड कर सकता है। तो अगर पानी अच्छे से उसने एब्जॉर्ब किया तो आपका अभी जो फीकल मैटर है, पोop है, वो कैसा बनेगा, अभी सॉलिड बनेगा। और जब भी आपको अगर पूप नहीं जा रहा है, एकदम कड़क हो गया है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, पूरे एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बाथरूम गए हो, तो डॉक्टर्स देखो क्या सजेस्ट करते हैं कि फाइबर खाओ, केला खाओ। तो केला खाने से आपको डाइजेशन या फिर आपका पूप भी अच्छे से निकल जाएगा। सो दीज आर नथिंग बट योर 7 न्यूट्रिएंट्स। तो आई होप दिस वर इजी फॉर यू गाइस। नाउ नेक्स्ट थिंग, दैट इज की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको आप लोग कहोगे एलिमेंट्री कैनाल, जो बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हो। अभी जो भी मैंने चीजें बोला, दिस न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन, इन सब चीजों को आपको खाना है, इसको डाइजेस्ट करना है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ना, माउथ है, टीथ है, टंग है, उसके बाद में इसोफेगस आने वाला है, फारिंग्स आने वाला है, तुम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेगा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीजन, ये सब के लिए इन लोग सब इन्वॉल्व है। तो इन सारे ऑर्गन्स को मैं कलेक्टिवली मैं क्या कहूंगा, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एक बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके माउथ से लेके अप टू एनस, दैट इज द ओपनिंग, वहां तक पूरे इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगा, एलिमेंट्री कैनाल में कहूंगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मीटर लॉन्ग। इतना लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है जिसमें से अभी हम लोग बात करने वाले, दैट इज फर्स्ट इज गोइंग टू बी माउथ। अभी एलिमेंट्री कैनाल आप लोग बोल सकते हो लोअर, लाइक स्कूल सेक्शंस एंड कॉलेज तक। जैसे आप लोग डिग्री में आओगे तो इसको आप लोग होगी GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या मैंने बोला? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। सो हम लोग सबसे पहला ऑर्गन जो न्यूट्रिशन रिलेटेड आपको हेल्प कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर माउथ। सो माउथ विच इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी, जो माउथ आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। दिस वन मोर टर्म, ठीक है, इजी था।
अभी ये जो बक्कल कैविटी है, जो कि मैंने यहाँ पे दिया है, ये अभी कैसा बना है? देखो, अगर एक रूम रहेगा तो रूम को वॉल होने वाला है, एक फ्लोर होने वाला है और एक रूफ होने वाला है या फिर सीलिंग होने वाला है। तो हम लोग वही यहाँ पे भी बोलने वाले। तो इसका जो साइड है, आपका जो माउथ है, इसके साइड्स में क्या होने वाला है? चीक्स होने वाला है। इसका जो फ्लोर है, वहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है? पंख दिखने वाला है। और इसके जो रूफ है, वहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है? पैलेट। इसके रूफ को मैंने क्या नाम दिया? पैलेट, P-A-L-A-T-E। द रीज़न व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज़ पैलेट, बिकॉज़ देखो ऊपर एक बोन है, वेरी रिजिड, टच करके देखो आपको समझ में आएगा एक बोन है। सो दैट बोन इज़ नोन एज़ पैलेटाइन बोन। अभी ये जो बोन का मैंने नाम लिया, ये आपके एक चैप्टर आएगा स्केलेटन एंड मूवमेंट, वहाँ पे मैं सारे बोन्स के बारे में बताऊँगा। इवन आई डू हैव ऑल दीज़ बोन्स मेरे हाथ में, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स जो सब मैंने लेके रखा है, तो मैं वहाँ पे ये बोन्स को भी दिखा के भी आपको मैं सिखा लूँगा। फॉर नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू रिमेंबर? ये जो रूफ है, जो ऊपर है आपका माउथ का, वो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? पैलेट, बिकॉज़ ऑफ पैलेटाइन बोन। सो आई होप ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी था। और इंटरनली इट इज़ लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज़ दिस मेम्ब्रेन? इसके बारे में थोड़े टाइम के बाद में मैं बताऊँगा। फॉर नाउ इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? सबसे इनरमोस्ट जो मेम्ब्रेन, उसको मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन नाम दिया है। आई होप दिस मच वाज़ ईज़ी फॉर यू गाइस। नाउ वन मोर थिंग दैट इज़ कि आपके माउथ में देयर इज़ सलाइवा, स्पिट या फिर थूक बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो सलाइवा है, ये कोई तो बनाता रहेगा, कुछ ग्लैंड्स बनाती रहेगी। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड। पेयर मतलब क्या? दोनों साइड में होने वाला, 2-2 करके। तो 3 पेयर्स में होने वाला है। सो देयर इज़ गोइंग टू बी पैरोटिड ग्लैंड, जो यहाँ पे कुछ होने वाला है, दिस रीजन। उसके बाद में सब मैंडिबुलर। सो यहाँ पे जो बोन है ना, जॉ बोन, जो ऐसा करते हैं, हाँ। तो दिस जॉ बोन, यहाँ पे होने वाला है आप लोग का, और एक सलाइवरी ग्लैंड, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया? सब मैंडिबुलर बोन के नाम पे ही, मैंडिबल बोन। और जीभ के नीचे होता है सबलिंगुअल। ये नेम्स नहीं याद रखा तो भी चलेगा। ये तीनों ग्लैंड क्या बनाते हैं? सलाइवा बनाते हैं। तो ये तीनों की तीनों ग्लैंड जब सलाइवा बनाते हैं, ये लोग कहाँ पे पुअर करने वाले? दैट इज इनसाइड योर बक्कल कैविटी या फिर माउथ। सो दिस वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू योर माउथ। सबसे पहला ऑर्गन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, और हम इसको क्या कह सकते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। द सेकंड वन इज गोइंग टू बी टीथ। आप लोग खाना खाने के लिए आप लोग चबाते हो कि नहीं चबाते? सो यू नीड टू नो अबाउट टीथ। तो टीथ के बारे में इन डिटेल अभी हम लोग सीखेंगे। सो वी हैव इन टोटल 32 टीथ्स। सो अभी जो टीथ है कहाँ पे प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है ह्यूमंस का, तो ये आपको पहला पॉइंट हो गया। अभी जो ह्यूमन डेंटेशन है, इसको हमने 3 टर्म्स में डिस्क्राइब किया है: थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैंने क्या डिस्क्राइब किया ह्यूमन डेंटेशन को? दैट इज थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या है कि आपका जितने भी टीथ थे, हर एक टीथ एक-एक सॉकेट में फिक्स्ड है। दैट इज़ नथिंग बट, अगर कभी भी आप लोग इस टीथ को निकालोगे, एक खड्डा दिखेगा। यहाँ पे जो मैंने बोन बनाया मैंडिबल, उसमें बहुत सारे ऐसे सॉकेट है, खड्डा है। उस खड्डे में ही आपका इंडिविजुअल बोन फिक्स्ड है। यहाँ पे देखो एक फोटो दिया है यहाँ पे लोअर जॉ का, यहाँ पे आपको एक खड्डा दिख रहा है, सॉकेट दिख रहा है। सो दिस इज़ नथिंग बट दैट जॉ का बोन है, उस बोन में कुछ सॉकेट है, और उसके अंदर आपका ये सारे टीथ प्लेस्ड होने वाले हैं। और यहाँ पे एक जॉइंट बनने वाला है, उस जॉइंट का नाम है तुम लोग का गोम्फोसिस। ये भी मैं आगे आपको स्केलेटन एंड मूवमेंट चैप्टर में सिखाऊंगा। जब हम लोग जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे तब ये वर्ड आएगा, गोम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट। ये ऐसा जॉइंट है जो हिलता नहीं है कभी भी, फिक्स है। दांत हिलते रहते हैं क्या आप लोग का? नहीं ना, दांत हिलना नहीं चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट थीकोडोंट। सो व्हाट इज थीकोडोंट? आपका जितने भी टूथ है, इट इज फिक्स्ड इन अ सेपरेट सॉकेट व्हिच इज प्रेजेंट इन योर जॉ बोन। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म, दिस विल बी फॉर्मिंग योर गोम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट। तो ये पॉइंट डन। अभी नेक्स्ट वन इज, मैंने बोला कि डाइफायोडोंट। डाई का मतलब क्या होता है? टू। सो डाइफायोडोंट का मतलब क्या है कि हम लोग की पूरी लाइफ में हम लोग को 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। सबसे पहले आता है मिल्क टीथ, जो आप लोग को बचपन में आता है। फिर वो मिल्क टीथ चला जाएगा, गिर जाता है, एंड देन हम लोग को क्या मिलने वाले? परमानेंट टीथ। तो अभी वी हैव व्हाट? परमानेंट टीथ। सो दैट इज डाइफायोडोंट। एंड देन फोर्थ वन इज गोइंग टू बी योर हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब क्या है कि हम लोग के पास 4 टाइप्स के टीथ है। We have 4 different types of teeth. So these are known as तुम लोग का incisors, canine, premolar and molar. अभी इसको बहुत easily हम लोग समझेंगे। So what you have to do, you have to divide your entire buccal cavity into 4 parts. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? entire buccal cavity को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक है लोअर जॉ और एक है अपर जॉ। दोनों तरफ दांत है कि नहीं है? ओके। सो फर्स्ट मैंने डिवाइड किया क्या? अपर जॉ, लोअर जॉ। अभी मैं और एक डिवाइड करूंगा। अपर जॉ को मैं सेंटर से, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड,
और लोअर जॉ को भी मैं क्या करूँगा, एक नीचे से राइट साइड, नीचे से लेफ्ट साइड। सो इन टोटल आई हैव गॉट 4 पार्ट्स। एक है अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। तो इतने सारे आपके पास पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया। इन सारे पार्ट्स में आप लोग को क्या-क्या टीथ देखने को मिलेगा? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि लोअर जॉ दिया है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसा डिवाइड किया। ये सीधा क्यों नहीं किया? एक सीधा यहाँ से। तो समझो कि ये मेरा लोअर जॉ है और दिस इज़ माय लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ माय राइट साइड। सो लेफ्ट साइड में सबसे आगे मेरे पास 2 क्या होने वाला है? इंसिजर। जो आपको यहाँ पे 2 टीथ दिख रहा है, दीज़ आर नथिंग बट योर इंसिजर। तो ऐसे 2 इंसिजर यहाँ पे, ऐसे 2 इंसिजर आपको लोअर राइट में भी देखने को मिलेगा और ऐसे 2 इंसिजर्स आपको अपर राइट और अपर लेफ्ट में भी देखने को मिलेगा। सो इन टोटल मेरे पूरे बक्कल कैविटी में कितने इंसिजर्स है? 2, 4, 6, 8, टोटल 8 इंसिजर्स होगी। बट हम लोग अभी एक-एक करके बात करेंगे। आफ्टर दैट 2 इंसिस हो गया एक साइड में। अभी इंसिसस को टच होके आपका कौन-सा टीथ होने वाला है? दैट इज़ नथिंग बट योर कैनाइन। दिस इज़ दैट पॉइंटी टीथ जो मूवीज़-वूवीज़ में सब दिखाते हैं ना, ज़ॉम्बीज़ एंड जो बोलते हैं ना घोस्ट-वोस्ट को जो एकदम सबसे नुकीला टीथ होता है, 4 टीथ दिखते हैं आप लोगों को। सो दैट इज़ योर कैनाइन टीथ। डॉग्स में भी इट इज़ वेरी शार्प। सो दैट इज़ नथिंग बट कैनाइन टीथ। अभी 4 पार्ट में से हर एक पार्ट में एक-एक कैनाइन होने वाला है। सो 2 इंसिसस, उसके बाद में क्या आने वाला है? एक कैनाइन। अभी कैनाइन के बाद में हम लोग के पास है 2 प्रीमोलर। प्रीमोलर कैनाइन को टच होके जो 2 टीथ है आपको, दैट इज़ योर प्रीमोलर। तो यहाँ पे भी 2 प्रीमोलर, ऊपर भी 2 प्रीमोलर, यहाँ पे भी 2 प्रीमोलर एंड यहाँ पे भी 2 प्रीमोलर। सो इन टोटल कितना हो गया? ये भी 2, 4, 6, 8। सो इन टोटल मेरे को कितना प्रीमोलर है? 8 प्रीमोलर। एंड लास्ट में हम लोग के पास 3 क्या होने वाला है? मोलार टीथ। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 एंड सेम विथ द अदर साइड। सो दिस इज़ हाउ आवर टीथ आर अरेंज्ड। सो आई होप ये आपको बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने अपर जॉ और लोअर जॉ को अच्छे से वापस से डिवाइड किया है 2 फोटो से। तो ये स्टार्टिंग का ये जो दोनों है तुम लोगों का क्या होने वाला है? इंसिजर्स, उसके बाद में एक सिंगल कैनाइन होने वाला है। फिर आपका ये जो 2 है दिस इज़ योर प्रीमोलर, मोलार के पहले, और लास्ट की जो 3 टीथ है दिस इज़ योर मोलर। तो ये यहाँ पे भी था, ये यहाँ पे भी है और सेम विद द लोअर जॉ टू। सो इन टोटल अगर पूरा टीथ को गिनोगे आप लोग के पास कितना होने वाला है? 32 नंबर ऑफ टीथ। सो यहाँ पे देखो एज़ यू ऑल कैन सी देयर इज़ वन फॉर्मूला। ये एक्चुअली उन्होंने एक साइड का ही दिया है, एक साइड का, एक जॉ का। सो एक साइड में 2 इंसिसस है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है। तो ऐसा एक साइड में 2, 1, 2, 3 दिस इज़ योर फॉर्मूला। 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 ऐसे ही नीचे भी होगा। सो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया, तो एक जॉ में ही आपके पास 16 टीथ हो गया। यहाँ पे 16 है तो नीचे भी 16 होने वाला है। सो दिस वाज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू योर टीथ, क्या-क्या टाइप्स के होने वाले हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ गोइंग टू बी योर टीथ का एनाटॉमी। मतलब क्या है कि तुम लोग का टीथ बना कैसा है, दिखता कैसे है, क्या-क्या चीज़ें है वो। और मेरे पास एक बेटर इमेज भी है, यहाँ पे मैं दिखा दूँगा। पहले हम लोग टेक्स्ट बुक के डायग्राम को रेफर करते हैं। तो इफ यू लुक क्लोजली आप लोग का जो टीथ है, जो भी आपको दिख रहा है, सो देयर इज़ दिस स्किन लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर का एक जो प्रोजेक्शन है व्हाइट कलर का आपको जो दिख रहा है। तो जो भी ये जो गम है, गम के ऊपर जो भी आपको दिखेगा, इसको मैं बोलूँगा क्राउन। क्या इसको मैं कहूँगा? क्राउन। जो भी गम के अंदर की तरफ होगा उसको मैं क्या कहूँगा? रूट। अब रूट शायद से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अभी देखो ये टीथ को कितना आपको रूट दिख रहा है? 2 रूट दिख रहा है। दिस इज़ फर्स्ट रूट एंड दिस इज़ योर सेकंड रूट। सो रूट कैन बी 1 और 2। इतना समझ में आ गया? गम के ऊपर का जो भी प्रोजेक्शन है उसको मैंने क्या नाम दिया? क्राउन। गम के नीचे जो कुछ भी है उसको मैंने क्या नाम दिया? रूट। रूट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अभी जो क्राउन और रूट है इन दोनों के बीच में जो स्पेस आएगा इसको मैं कहूँगा नेक। इसको मैं क्या कहूँगा? नेक। जैसे कि क्राउन और रूट के बीच में क्या आ गया? नेक। वेरी मच लॉजिकल और बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड। अभी जो क्राउन है इसमें आप लोगों को एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस देखने को मिलेगा व्हिच इज़ द टफेस्ट सब्सटेंस। तो आपका जो क्राउन है इट इज़ कवर्ड बाय वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस जिसका नाम क्या है? इनामिल। तो आप लोग अगर कभी कोई टीवी एड्स देखा होगा उसमें देखो इनामिल के बारे में बात करते हैं। तो जो इनामिल है दिस इज़ द कवरिंग जो आपको क्राउन के रीजन में देखने को मिलेगा। इनामिल रूट की तरफ नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे कोई और आ जाता है। तो ये जो इनामिल है ये किसका बना है? ये बना है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इन शॉर्ट कैल्शियम के सॉल्ट्स का बना है। ये कौन से कैल्शियम के बने हैं वो आपको याद रखना है। कैल्शियम फॉस्फेट एज़ वेल एज़ कैल्शियम कार्बोनेट। सो आपको इनामिल समझ में आ गया? गोरा-गोरा सा, ठीक है। अब ये इनामिल सबसे हार्ड सब्सटेंस है।
अभी कोई हार्ड चीज़ है तो ये किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहेगा जो सॉफ्ट होगा। तो ये किसको लाइक प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज़ नथिंग बट योर डेंटिन। तो इनामल के एग्ज़ैक्ट नीचे देखो यहाँ पे इनामल दिया है, इसके एग्ज़ैक्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? डेंटिन। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये है तुम लोग का एक्चुअल टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। इसको मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है। तो डेंटिन इज़ गोइंग टू गिव यू दैट बेसिक शेप ऑफ योर टीथ। अब ये डेंटिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर होता है पल्प कैविटी। कैन यू सी दिस कैविटी, पल्प कैविटी ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? तो ये जो पल्प कैविटी है इसके अंदर होने वाला है तुम लोग का आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, एवरीथिंग। आप लोगों को टीथ फील होता है कि नहीं होता है? इसको ज़िंदा रखने के लिए आपको आर्टरीज होगा, वेन्स होगा, ब्लड सप्लाई देना है कि नहीं देना? तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर है? पल्प कैविटी के अंदर होने वाला है। सो डेंटिन के अंदर यू आर गोइंग टू सी पल्प कैविटी। और ये पल्प कैविटी के अंदर क्या है? तुम लोग का आर्टरीज, वेन्स एंड एवरीथिंग। अभी इफ यू लुक क्लोजली ये जो डेंटिन है, इसका जो नीचे की तरफ एक्सटेंशन है दैट इज रूट। पर रूट के यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? यहाँ पे एक छोटा सा कैनाल दिख रहा है। दिस इज दैट कैनाल, जिस कैनाल के थ्रू आर्टरीज और वेन्स आ रहे हैं। देखो ये जो दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट बोन। जो मैंने बोला मैंडिबल सॉकेट, जिसमें बोन, जिस बोन में आपका ये टीथ प्लेस्ड है, तो इस बोन से आर्टरीज वेन सब कुछ आएगा यहाँ पे पल्प कैविटी के अंदर। तो ये जो भी आर्टरी वेन है किसके थ्रू आ रहा है? एक कैनाल के थ्रू आ रहा है, एक छोटा-सा नैरो ओपनिंग के थ्रू आ रहा है, उसका नाम है रूट कैनाल। अगर कभी आपका टीथ को कुछ हो गया, सड़-वड़ गया होगा, देखो एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है रूट कैनाल, तो यहाँ पे यही होता है, जिसमें आप लोग क्या करोगे, इस रूट कैनाल में नर्व है ना उसको कट करोगे, ताकि आपका सेंसेशन बंद हो जाएगा। तो दैट इज़ रूट कैनाल, जिसमें से आपका जो भी आर्टरी, वेन, नर्व सब आता-जाता है। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ डेंटिन। अभी जब आप लोग रूट में जाओगे तब अभी इनामिल नहीं है, उसकी जगह पे कुछ और होता है जिसको मैं क्या कहूँगा? सीमेंटम। क्या इसको कहते हैं हम लोग? सीमेंटम, व्हिच इज़ अगेन अ बोन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत हार्ड होता है। ये आपके टीथ को अच्छे से पकड़ के रखेगा। जो मैंने बोला ना सॉकेट, मैंडिबल बोन का जो सॉकेट होता है उसमें पकड़ के रखना है मुझे टीथ को। तो वो कौन पकड़ के रखेगा? दिस लेयर दैट इज़ नथिंग बट सीमेंटम। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट में देयर इज़ वन मोर वर्ड कि एवरीथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन का टीथ के स्टडी को आप लोग क्या कहोगे? डेंटेशन। कि कितने नंबर ऑफ टीथ है, क्या-क्या टाइप ऑफ टीथ है, इसके अरेंजमेंट, एवरीथिंग इसको आप लोग क्या कहोगे? डेंटेशन। सो आई होप दिस वाज़ वेरी ईज़ी फॉर यू गाइज़। नाउ आई हैव वन मोर फोटो, ये मैंने एक्चुअली चैट जीपीटी को यूज़ करके बनाया। सो यहाँ पे देखो दिस स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज़ नथिंग बट आपका गम। गम के ऊपर जो भी है दैट इज़ क्राउन, गम के नीचे जो कुछ भी है उसको मैंने क्या नाम दिया? रूट। रूट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और क्राउन और रूट के बीच में वी हैव नेक। इतना तो हमने पहले भी स्टडी किया था। क्राउन रीजन में एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है जिसका नाम क्या था? इनामेल, जो कैल्शियम सॉल्ट का बना है। देखो वापस रिविजन भी हो रहा है आप लोग का। इनामेल बहुत हार्ड चीज़ है, किसी को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? डेंटिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। डेंटिन के अंदर एक कैविटी है जिसका नाम है पल्प कैविटी। देखो यहाँ पे येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर के सब कुछ चीज़ें दिख रहे हैं। सो दीज़ आर नथिंग बट योर आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स। ब्लड सप्लाई कुछ सब कुछ चीज़ है ताकि मुझे इसको ज़िंदा रखना है। अभी इस पल्प कैविटी नीचे अपना जो रूट कैनाल बना रहा है, दिस कैनाल इज़ नथिंग बट रूट कैनाल, जो नीचे रूट के पास पे आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट योर मैंडिबल बोन। इस मैंडिबल बोन में बहुत सारे आर्टरीज, वेन्स आएगा और ये क्या करेगा? आपके रूट कैनाल के थ्रू एंट्री करने वाला है टुवर्ड्स योर टीथ। एंड वन मोर लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज़ दिस वन। सो दिस इज नथिंग बट दैट सीमेंटम, जो मैंने बोला डेंटिन को कवर कर रहा है नीचे रूट के स्ट्रक्चर में। ऊपर तो एनामल था, नीचे क्या होने वाला है? सीमेंटम, व्हिच इज लाइक अ बोन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि टीथ को एक जगह पे रोक के रखेगा। सो आई होप विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टीथ का स्ट्रक्चर, टीथ का एनाटॉमी। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी टंग। वेरी इजी। टंग, इट इज रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ट्रायंगल शेप है कि नहीं? तो ये ट्रायंगल शेप का फ्लैश ऑर्गन है, फ्लैशी ऑर्गन है, ट्रायंगल शेप का है। ये कहाँ पे प्रेज़ेंट है? आपके बकल कैविटी में। बकल कैविटी में कहाँ पे? ऊपर है कि नीचे? दैट इज़ नथिंग बट आपका फ्लोर बनाने वाला है। टंग का इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें ना बहुत सारे छोटे-छोटे पैपिला होते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोटो दिया है पैपिला, छोटे-छोटे स्मॉल बेयर्स, स्मॉल प्रोजेक्शंस। सो इसमें से जो पैपिला है इनका कुछ पैपिला दिस एक्ट्स एज़ रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब क्या? कोई तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। इसमें से कुछ पैपिला व्हिच एक्ट्स एज़ आपका टेस्ट बड्स। तो आपको जो टेस्ट समझ में आ रहा है वो क्यों समझ में आ रहा है? बिकॉज़ ऑफ दीज़ पैपिला, छोटे-छोटे प्रोजेक्शन से। तो यहाँ पे मैंने एक और एक फ़ोटो दिया है देखो, ये आपके टंग के जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे आपको बिटर टेस्ट समझ में आता है। साइड में आपको सार टेस्ट, और ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के यहाँ पे साइड में आपको सॉल्ट, एकदम जीभ के टिप में शुगर या फिर स्वीट टेस्ट।
तो ये सब एक-एक रीजन है जहाँ पे आपकी पैपिलास है। ये पैपिलास मॉडिफाई होके क्या बन गया आपका टेस्ट बड्स। सो आई होप इसमें 2-3 वर्ड्स ही था, पैपिला और टेस्ट बड्स, इतना ही आपको याद रखना है। एंड टंग इज़ नथिंग बट अ ट्रायंगुलर शेप्ड फ्लेश ऑर्गन। सो दैट वाज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू टंग। उसके बाद में आता है फेरिंक्स व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे तो एक फोटो दिया है, ये आपका नोज। अब देखो नोज एंड रेस्पिरेटरी रिलेटेड हम लोग सर्कुलेशन वाला चैप्टर में सीखेंगे। रेस्पिरेटरी बोलिए एक चैप्टर है जो आप लोग इन फ्यूचर सीखने वाले हैं। अभी ध्यान से देखोगे यहाँ पे नोज है, आप लोग यहाँ से ब्रीदिंग किया, ये एयर नीचे आएगा और ये कहाँ पे जाएगा आपका ट्रकिया में जाएगा। सो ये है तुम लोग का ट्रकिया और ये है तुम लोग का ईसोफेगस। ट्रकिया आगे होता है, ईसोफेगस पीछे होता है। ट्रकिया इज नथिंग बट तुम लोग का विंड पाइप और तुम लोग का ईसोफेगस इज नथिंग बट फूड पाइप जिसमें से फूड जाएगा। नाउ ये जो विंड है आपका, जो भी एयर आपने इनहेल किया वो कहाँ पे जाने वाला है ट्रैकिया में। और जो भी आपने यहाँ पे खाना खाया फूड, देखो ये टंग है आपका, ये फूड पीछे की तरफ आएगा और ये कहाँ पे जाना चाहिए आपका ईसोफेगस में जाना चाहिए। बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ऐसा कोई तो कॉमन जगह है जहाँ पे आपका फूड और आपका जो एयर है वो मीट हो रहा है। दैट कॉमन एरिया इज नथिंग बट योर pharynx. So there are three parts of pharynx itself: nasopharynx, oropharynx and hypopharynx, which is also known as laryngopharynx. laryngopharynx इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे होता है आपका larynx, यहाँ पे होता है आपका larynx. larynx is nothing but तुम लोग का साउंड बॉक्स। अभी larynx तो मैं आज नहीं सिखाऊंगा क्योंकि हम लोग को डाइजेशन के बारे में सीखना है। larynx के बारे में कब सिखाऊंगा, जब मैं रेस्पिरेशन के रिलेटेड सिखाऊंगा तब। तो आपको फारिंक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर आप लोग माउथ खोल के जो पीछे आपको दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट आप लोग फारिंक्स को देख रहे हो। फारिंक्स का भी कौन सा पार्ट, ओरोफैरिंक्स। ये ओरोफैरिंक्स आपको ज्यादा करके याद रखना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नेसोफैरिंक्स। व्हाट इज नेसोफैरिंक्स? ये वो रीजन है फारिंक्स का जो सबसे ऊपर होने वाला है और यहाँ पे क्या होने वाला है, एयर को आप लोग रिसीव करोगे और नीचे की तरफ जाएगा। दैट इज नेसोफैरिंक्स। उसके बाद में आता है ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स इज नथिंग बट दैट कॉमन साइट, कॉमन पैसेज जहाँ पे आपका फूड भी जाएगा और एयर भी, दोनों यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर आपके हाइपोफैरिंक्स विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर फैरिंक्स। बुक में थोड़ा आगे पीछे करके दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक जैसा दिया है, तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको रेफर करना। जो आपका थर्ड पार्ट है वहां पे क्या होगा, सेपरेशन होगा। जो फूड है वो आपका इसोफेगस में आएगा, पीछे जाके गिरने वाला है, और जो आपका विंड है वो आगे आएगा। सो दिस वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू फैरिंक्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने कभी सोचा होगा यहाँ पे कुछ वर्ड दिया, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस और गलेट। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, मैं इसको बता दूं। ना, देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये जो फूड जो भी मैं खा रहा हूँ, ये एग्जैक्टली पीछे जो मेरा ट्यूब है इसोफेस, उसमें ही कैसे जा रहा है, ये मेरा ट्रकिया में क्यों नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। एंड देयर आर टू मोर टर्म्स। जो आपका ट्रकिया है ना, ट्रकिया का ओपनिंग को मैंने एक नाम दिया, दैट इज ग्लॉटिस। इसोफेगस का ओपनिंग को एक नाम है, दैट इज गलेट। सो इसोफेगस के ओपनिंग का नाम क्या है, गलट। और आपका जो ट्रकिया का जो ओपनिंग है, इसको आप लोग क्या कहोगे, ग्लॉटिस। अभी जो ग्लॉटिस है वहां पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैश होता है जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया, एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस के वहां पे क्या है, एपीग्लॉटिस। समथिंग लाइक दिस, समझो कि ये ट्रकी है तो इसके ऊपर क्या रहने वाला है, एपीग्लॉटिस। तो ये एपीग्लॉटिस करता क्या कि ये सब बंद और चालू होते रहते हैं, इट विल क्लोज एंड ओपन। तो जैसे मैंने कुछ खाना खाया, तो खाना जैसे ही खाया क्या करेगा, ये जो एपिग्लॉटिस है ये आके मेरे ट्रकिया को बंद करेगा। तो जैसे ट्रकिया बंद हो गया, जो भी फूड पार्टिकल्स है वो इसके ऊपर से स्लाइड होके कहाँ पे गिरेगा, पीछे जाके इसोफेगस में जाएगा। सो तुम लोग का जो ग्लॉटिस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज डूइंग, इट इज प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड योर ट्रकिया। सो दैट इज योर एपिग्लॉटिस। सो आई होप आपको फारिंक्स भी समझ में आ गया, उसके तीनों पार्ट समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज तुम लोग का एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस के वहां पे प्रेजेंट है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी तुम लोग का इसोफेगस। तो जैसे ही आपका फूड पार्टिकल्स लैरिंग्स को क्रॉस करेगा तो वो भी कहाँ पे आने वाला है, इसोफेगस में आने वाला है। सो व्हाट इज इसोफेगस? सो इसोफेगस इज नथिंग बट एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके पास मसल्स है। ऑलमोस्ट ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन योर नेक एंड योर ऑलमोस्ट सेंटर पार्ट ऑफ योर रिब केज। सो दिस इज नथिंग बट तुम लोग का चेस्ट रीजन या फिर रिब केज है, तो ऑलमोस्ट इसके सेंटर के पास तक प्रेजेंट है। अभी इसोफेगस दो ऑर्गन्स के बीच में, वो कौन से दो ऑर्गन्स है, एक ये लैरिंग्स के वहां से स्टार्ट होगा और ये जाएगा आपके कहाँ तक, स्टमक तक जाता है। सो दिस इज नथिंग बट योर इसोफेगस।
अभी यहाँ पे भी वो वर्ड दिया दैट इज कि इट इज लाइंड बाय म्यूकस सेल्स। व्हाट इज म्यूकस सेल्स? ये कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स है अंदर की तरफ होने वाले जिनका काम है म्यूकस को सीक्रेट करना। सी, जब भी मैं कुछ खाना खाऊंगा तो वो इज़िली मेरे पेट के अंदर जाना चाहिए। अगर मैं कोई भी चीज़ कड़क खाऊँगा, एकदम सॉलिड-सॉलिड खाऊँगा, तो वो अंदर जाता नहीं है, निगलने को थोड़ा मुश्किल होगा स्वॉलोइंग प्रोसेस में। तो मुझे क्या चाहिए? लुब्रिकेशन चाहिए। फॉर दैट पर्पज़ आई हैव लुब्रिकेंट्स ओवर हियर, दैट इज़ नथिंग बट म्यूकस। तो तो ये जो म्यूकस है इसको कोई तो एक लेयर सीक्रेट करेगा। तो वो कौन-सा लेयर होगा? तुम लोग का म्यूकस लेयर। तो वहाँ पे कुछ सेल्स होगा जो किसको सीक्रेट करेगा? म्यूकस। सो व्हाट इज़ म्यूकस? इट इज़ नथिंग बट अ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। तो वो हो गया तुम लोग का म्यूकस। अभी आपका जो हिस्टोलॉजी, नाउ व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के बारे में जब स्टडी करोगे उसको आप लोग क्या कहते हो? हिस्टोलॉजी। जैसे कि कार्डियोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ हार्ट। फिर आपका साइटोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी अबाउट सेल। तो न्यूरोलॉजी मतलब क्या होता है कि स्टडी अबाउट ब्रेन या फिर न्यूरॉन्स। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। वैसे और एक टर्म है दैट इज़ हेमाटोलॉजी, दैट इज़ नथिंग बट स्टडी रिलेटेड टू योर ब्लड। ब्लड की जो भी चीज़ें उसको हम लोग हेमाटोलॉजी स्टडी कहते हैं। अभी हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस, इसका मतलब क्या है कि तुम लोग का इसोफेगस कौन से टिश्यू का बना है? जैसे कि मैंने बोला इसके अंदर मसल्स होने वाले हैं, तो इसके पास 2 मसल्स होने वाले हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। अभी दीज़ मसल्स आर अरेंज्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। सो इसमें 2 मसल्स के अरेंजमेंट है, एक है लॉन्गिट्यूडिनल और एक है सर्कुलर। मतलब क्या है कि अगर मैं इसोफेगस को देखूँगा, तो सबसे बाहर जो मस्कुलर लेयर होगा वो लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज रहेगा, एकदम स्टैंडिंग। उसके अंदर जो मसल का लेयर रहेगा वो कैसा रहेगा? सर्कुलर अरेंज्ड होने वाला ही। सो देयर इज़ गोइंग टू बी 2 लेयर्स ऑफ मसल्स। सो आउटर वन इज़ लॉन्गिट्यूडिनल, इनर वन इज़ सर्कुलर। और इसी के बीच में सारे आर्टरी, वेन, नर्व सब कुछ होगा। क्योंकि ये भी तो एक ऑर्गन है, तो इसको भी ज़िंदा रखना है, तो यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई चाहिए आपको। इसमें भी बहुत सारे वेव्स बनेंगे और इसमें आपको नर्व्स चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर इन बिटवीन दीज़ प्लेयर्स। अभी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड दिया दैट इज़ पेरिस्टाल्सिस, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड। पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट का नाम है जिसके वजह से आपका फूड नीचे जाता है। सो व्हाट इज़ पेरिस्टाल्सिस? यहाँ पे मैंने एक फोटो मेंशन किया है, इसको देख के आपको समझ में आएगा। सी, मसल है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। अभी देखो जब मैं बाइसेप्स को ऐसे करूँगा, सो दिस इज़ नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। और इसको क्या कर रहा हूँ? इसको मैं क्या कह सकता हूँ? दैट इज़ नथिंग बट मसल को मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। सो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण मेरे मसल्स मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जब मैंने कुछ चीज़ को खाया, तो इसको मेरे को मेरे स्टमक तक पहुँचाना है। ये इसोफेगस स्टमक में आके ओपन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फूड था, इसको मुझे नीचे पुश करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो ऊपर के जो मसल्स है ना, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। तो जैसे ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये मसल अपना जो फूड है वो क्या होगा, आगे की तरफ पुश होगा। तो यहाँ के जो मसल्स है, यहाँ के जो मसल्स है, दीज़ मसल्स दे विल बी रिलैक्सिंग। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर करके क्या होगा, ये जो फूड है, जो भी है, ये मेरे स्टमक तक पहुँचता है। सो दिस मूवमेंट इज़ नथिंग बट तुम लोग का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। आफ्टर इसोफेगस, ये जो इसोफेगस है ये कहाँ पे ओपन होने वाला है? स्टमक। सो व्हाट इज़ स्टमक? स्टमक इज़ नथिंग बट अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जे शेप में, देखो यहाँ पे जे शेप आपको दिख रहा है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग फूड को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करोगे। यहाँ पे होता है तुम लोग का डाइजेशन, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे बहुत सारे मसल्स वसल्स होने वाले हैं जो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके आपको जो फूड है उसको और तोड़ेंगे, क्योंकि मुझे अभी फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रोटीन, न्यूट्रिएंट ये सब है, इसको मुझे बाहर निकालना है। तो यहाँ पे स्टमक इट इज नथिंग बट अ टेम्परेरी प्लेस जहाँ पे आप लोग फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करोगे। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, कुछ जूसेस हो गए, वो सब कुछ चीज़ें आपके फूड के साथ मिलने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट योर स्टमक। अभी स्टमक के भी कुछ पार्ट्स होने वाले। तो सबसे पहले दैट इज दिस पार्ट जिसका नाम है कार्डिया, समथिंग रिलेटेड टू योर कार्डियक, या फिर हार्ट। हार्ट को हम लोग कार्डिया बोलते हैं ना, तो इसका नाम क्यों कार्डिया है? कुछ हार्ट के रिलेटेड है क्या? एग्जैक्टली, दिस इज दैट पार्ट ऑफ स्टमक विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? कार्डिया। अभी कार्डिया किसके बीच में है? तुम लोग के स्टमक और इसोफेगस के बीच में आने वाला है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ना एक मसल होता है जिसका नाम है स्पिंस्टर मसल, जिसको मैं क्या कहूंगा, कार्डियक स्पिंस्टर मसल। नाउ व्हाट इज स्पिंस्टर मसल? सो स्पिंस्टर मसल एक स्पेशल टाइप की मसल है जो क्या कहते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अभी इनका मेन फंक्शन क्या है कि जब मैं खाना खाऊंगा, तो मैं चाहता कि यहाँ की जो कार्डियक स्पिंस्टर मसल है ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो मेरा फूड क्या होगा, स्टमक में गिरेगा। अभी जब एक बार मेरे फूड स्टमक में आ गया, कुछ घंटों के लिए मुझे यहाँ पे रखना है, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे को डाइजेशन करना है, फूड को तोड़ना है।
मैं नहीं चाहूँगा कि ये फूड वापस पीछे आ जाए। पीछे आना मीन्स मतलब क्या, उल्टी हो गया, ऐसे तो कभी पेट में खाना ही नहीं रहेगा। तो जैसे ही वो फूड अंदर आ गया, मैं चाहूँगा कि ये जो कार्डियक स्फिंक्टर मसल है, ये क्लोज़ होना चाहिए। तो ये जो फूड है वापस क्यों बाहर नहीं आ रहा है? बिकॉज़ ऑफ दिस स्फिंक्टर मसल। तो यूजुअली आपको स्फिंक्टर मसल्स कहाँ पे मिलेंगे? कुछ जंक्शंस में मिलने वाले, जहाँ पे इनका काम क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एक बार कोई चीज़ चला गया, फिर वो बंद होने वाला है। अगर समझो कि आपको उल्टी हो रही है, तो क्या हो गया? आपका ये जो स्फिंक्टर मसल है, वो ओपन हो गया, आपका जो भी चीज़ें कंटेंट वो बाहर आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स। गैस्ट्रो इज़ नथिंग बट स्टमक, गैस्ट्रो वर्ड इज़ रिलेटेड टू स्टमक, एसोफेजियल इज़ नथिंग बट तुम लोग का एसोफेगस, और रिफ्लक्स मतलब क्या? उल्टा। तो खाना स्टमक से एसोफेगस से आएगा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स। एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, नहीं याद आएगा तो भी चलेगा। सो स्फिंक्टर मसल समझ में आ गया, कार्डियक रीजन समझ में आ गया, वेरी गुड। आफ्टर दैट तुम लोग का स्टमक का 3 जो पार्ट है, उसमें सबसे पहले फंडस, उसके बाद में बीच में आएगा बॉडी, और थर्ड में आएगा तुम लोग का पाइलोरस। फंडस इट इज़ नथिंग बट, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इतना पार्ट, डोम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ योर फंडस। यहाँ पे एक्चुअली फंडस गैस होते हैं। अगर कभी आप लोगों ने कोई चेस्ट एक्स-रे देखा होगा ना, तो आपके लेफ्ट साइड में ना यू विल सी सम ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर, दैट इज़ फंडस गैस। तो आपका सबसे पहला पार्ट क्या है? स्टमक का, दैट इज़ फंडस, अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स इट, कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं। After that, second body part is going to be, that is body, stomach का body. This is that main part जहाँ पे आपका digestion होने वाला है। जो मैंने बोला ना कि मसल्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, फूड को और तोड़ोगे, बहुत सारे एंजाइम्स एंड गैस्ट्रिक जूस आके यहाँ पे मिलने वाले, मिक्स होने वाले फूड के साथ, ताकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आपके स्टमक में होगा, और टेम्परेरी स्टोरेज भी यहाँ पे ही होने वाला है। आफ्टर दैट तुम लोग का थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी पाइलोरस, और ये जो पाइलोरिक रीजन है, यहाँ पे भी होने वाला है स्फिंक्टर मसल। अभी आपको लॉजिक समझ में आएगा कि इसका काम क्या है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो फूड है, 2 से 3 घंटे तक स्टमक में रहना चाहिए डाइजेशन के लिए। तो 2 से 3 घंटे के लिए मुझे यहाँ पे रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पाइलोरिक मसल है, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर में, स्टेट में रहेगा। सो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल क्या करेगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करके रखेगा, फूड को थोड़े टाइम को रोक के रखेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ चीज़ें मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाए। तो अनडाइजेस्टेड फूड चला जाएगा ना, तो फॉर टेम्परेरी टाइम के लिए मुझे स्टमक में रखने के लिए आई हैव पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल, जो पाइलोरस रीजन में, जो क्या करेगा, रोक के रखेगी। So this was everything related to your stomach, and after that आपका जो भी फूड है वो कहाँ पे जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होने वाला है, जिसमें का पहला पार्ट का नाम है डिओडेनम। सो व्हाट इज दिस डिओडेनम? इट इज नथिंग बट स्मॉल इंटेस्टाइन अभी स्टार्ट हो गया। So where is your pylorus present? It is present between your body and duodenum. तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। So everything which is required related to your stomach मैंने explain किया। And there is one more word, that is satiety. So what is satiety? Satiety मतलब क्या कि that feeling of fullness। अभी जब आप लोगों ने खाना खाया, तो थोड़ा टाइम के बाद में आप लोगों को लगता है ना कि हाँ मैंने कुछ खाया, मुझे तो पेट भरा भरा लग रहा है। तो आप लोगों को भरा भरा क्यों लग रहा है? बिकॉज ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स क्लोज हो गए, तो आपका फूड जो भी है वो बॉडी के अंदर रह गया। तब आपका कुछ इंफॉर्मेशन ब्रेन में गया, तब आपको समझ में आया कि हाँ, कि मेरा पेट अभी भर गया, अभी मुझे और नहीं खाना है। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 6 मीटर्स लॉन्ग है। तुम लोग का जो एंटायर एलिमेंट्री कैनाल है, उसका बिगेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होने वाला है? दैट इज तुम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। और 2.5 मीटर ब्रॉड, मतलब क्या है? थिकनेस, ब्रॉड पता है ना आपको। अभी इट इज वेरी हाईली कॉइल्ड। कॉइल्ड मतलब क्या? कुछ ऐसे 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 होगा। 6 मीटर लंबा है ना, उसको सीधा तो रख नहीं सकता, तो इसको मैं बहुत ज्यादा कॉइल करके रखूंगा। अभी यहाँ पे एक वर्ड है, दैट इज मेजेंट्रीज। तो आपका जो इंटेस्टाइन है, इसको मुझे ना पकड़ के रखना है। बहुत ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही ऐसा ऐसा दौड़ते रहते हैं। अभी आप लोग जब हाथ में लोगे, आपको समझ में आएगा कि इट इज अ वेरी बिग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत ऐसा बोलते हैं ना, स्लाइमी स्लाइमी जैसा लगता है। तो इसको मुझे पेट में पकड़ के रखना है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है मेसेंट्री। तो मेसेंट्री का काम क्या है? इसको एक जगह पे पकड़ के रखना। और उसी मेसेंट्रीज में क्या होने वाला है? ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, सब कुछ इसमें होने वाला है। अभी जो तुम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें भी 3 पार्ट है, जो मैंने अभी जस्ट बोला। जिसमें से पहला पार्ट क्या है तुम लोग का? डिओडेनम, उसके बाद में जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी योर इलियम। सो सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा इन लेंथ इज गोइंग टू बी योर डिओडेनम, 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। उससे थोड़ा बड़ा है तुम लोग का जेजुनम, 2.5 मीटर लॉन्ग। उससे भी बड़ा है तुम लोग का इलियम, दैट इज 3.5 मीटर लॉन्ग। अभी तुम लोग का जेजुनम है, दैट सॉरी डिओडेनम है, दैट इज यू शेप।
अभी यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज गोइंग टू रिसीव योर फूड। तो जैसे ही वो पाइलोरिक स्पिंसर मसल ओपन होगा, तो जो भी फूड है वो कहाँ पे आने वाला है, डिओडेनम पे आने वाला है। और ये डिओडेनम का लोकेशन कहाँ पे, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। तुम लोग का स्टमक भी थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड में ही होने वाला है। Now the second part is going to be jejunum. Now this is very important. इसके बारे में मैं in detail आगे सिखाने वाला हूँ। For now what is going, so for now आप लोग क्या याद रखोगे, jejunum is the main part जहाँ पे absorption होगा। So जो भी digestion हो गया, जो भी फूड के अंदर का जो भी मॉलिक्यूल्स था वो सब अभी रिलीज हो गया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब चीजें बाहर आ गया फूड में से। अभी इन सारी चीजों को मुझे ब्लड में डालना है। तो एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे होने वाला है, मेजॉरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इट इज गोइंग टू ऑकर इन योर जेजुनम, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो भी डाइजेस्टेड चीजें हैं उनको आप लोग क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालोगे। एंड देन द थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी तुम लोग का इलियम। इलियम इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन सब कुछ होने वाला है। एंड इसके बाद में आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होने वाला है। सो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है सीकम। सो इलियम इज बिटवीन योर जेजुनम एंड सीकम। सो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आफ्टर जेजुनम इलियम आने वाला है। इलियम opens into cecum, that is nothing but your first part of large intestine. So this was everything related to your ileum। और थोड़ा बहुत चीज अगर याद रखना होगा तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, बट जो मेजोरिटी ऑफ द चीजों का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होगा, जेजुनम में। इलियम पे क्या क्या एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ विटामिन का होगा, कुछ सॉल्ट होगा, कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स वाटर, ये सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, इलियम पार्ट। अब ये सब कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन हो गया। आफ्टर एब्जॉर्प्शन आपको क्या मिलने वाला है, फीकल मैटर, दैट इज पूप। तो पूप आपको कहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगा, तुम लोग के एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन में। उससे पहले एक बार इसको भी देख लो, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्टमक के बाद में देखो यहाँ पे पाइलोरिक रीजन दिया है। तो यहाँ से जो सबसे पहला पार्ट है दिस इज योर डियोडेनम। उसके बाद में इतना बड़ा पार्ट जेजुनम है जो लेफ्ट साइड में। उसके बाद में तुम लोग का इलियम। अभी इलियम कहाँ पे ओपन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट इज योर सीगम। एक्चुअली बच्चों लोग मेरे पास ना स्टमक और ये सब का फोटोज है, रियल फोटोज जो मेरे कॉलेज में लिया था, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे वो चीज़ों को यहाँ पे डालना चाहिए, बिकॉज ग्राफिक कंटेंट शायद हो सकता है वो कुछ स्टूडेंट्स लोग के लिए वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। सो आई डू समथिंग कि कैसे ना कैसे करके मैं आप लोग को इसके रियल ह्यूमन फोटोज भी दिखा दूं। एंड देयर इज वन मोर थिंग, ये स्टमक में मेरे को बोला था, दैट इज दिस पार्ट। यहाँ पे दो कर्वेचर भी, एक ग्रेटर कर्वेचर और एक लेसर कर्वेचर, बस दो वर्ड दिया था बुक में तो मैंने बोल दिया। सो देखो यहाँ पे एक छोटा सा कर्वेचर दिख रहा है और यहाँ पे एक बड़ा सा कर्वेचर दिख रहा है। सो दिस इज लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर, दैट्स इट। क्योंकि ये सब चीजें वहां पे रियल में ना अच्छे से दिखता है, मुझे दिखाना है, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट शो इट टू यू ऑन यूट्यूब। इन फ्यूचर कुछ तो हम लोग करके दिखा दूंगा मैं। सो आफ्टर दैट तुम लोग का पार्ट आने वाला, दैट इज गोइंग टू बी योर लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोगों ने कुछ पार्ट्स के नाम देखा। सबसे पहला पार्ट इज गोइंग टू बी सीकम। अभी लार्ज इंटेस्टाइन ये एक्चुअली लेंथ वाइज छोटा है, दैट इज 1.5 मीटर ओनली। तुम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन तो 6 मीटर था ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होने वाला है। तुम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा मोटा होने वाला है। बाय डायमीटर वाइज इट इज गोइंग टू बी वाइडर। अभी इसमें भी कुछ कुछ पार्ट है। तो सबसे पहले सीकम, उसके बाद में कोलॉन, उसके बाद में आता है रेक्टम। सो व्हाट इज सीकम, सो सीकम सबसे पहला पार्ट है, हमने ये सब देख लिया। उसके बाद में यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट तुम लोग का अपेंडिक्स। अभी आई विल शो यू वन फोटो। देखो यहाँ पे तुम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे। उसके बाद में दैट इज इलियम। इलियम ओपन्स इनटू दिस पार्ट, दिस नथिंग बट योर सीकम। इस सीकम के यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वर्म लाइक कीड़ा जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो दिस इज योर अपेंडिक्स। अभी शायद से स्कूल टाइम में, मेरे टाइम में से बहुत होता था कि बच्चों को अपेंडिक्स का सर्जरी होता है। तो एक्चुअली लोग क्या निकाल रहे हैं, इस पार्ट को निकाल रहे हैं। तो ये जो अपेंडिक्स है ये एक्चुअली तुम लोग का एक वेस्टिजल ऑर्गन है। इसका बॉडी में इतना कुछ फंक्शन नहीं है, पहले के जमाने में बहुत फंक्शन था जब हम लोग ज्यादा करके प्लांट खाते थे। तो अपेंडिक्स के अंदर क्या होने वाले, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने वाले हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इनका काम क्या है, डाइजेशन सब में हेल्प कर दे। पहले के टाइम में इट वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस, बट राइट नाउ इट इज अ वेस्टिजल ऑर्गन। मतलब क्या है कि कोई यूज का नहीं, तो उसको निकाल भी दिया ना मैं, मेरे को इतना इशू होने नहीं वाला। इसका मेन फंक्शन पहले के टाइम में क्या था, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। सेल्यूलोज जो सेल मेम्ब्रेन में होता है, सेल वॉल में होता है आपके प्लांट की। तो सीकम इज नथिंग बट दैट स्ट्रक्चर जिसमें आपको एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसका नाम है अपेंडिक्स। ये जो आपका सीकम है इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। सो दिस वाज सीकम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में आता है तुम लोग का कोलॉन।
सो कोलोन इज नथिंग बट, इसमें भी 3 पार्ट है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। कभी सुने हो क्या कैंसर कोलोन में हुआ है? कोलोन कैंसर सुना होगा कभी आप लोग ने। तो इट इज नथिंग बट लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर वो लोग बोल रहे हैं। सो कोलोन के जो 3 पार्ट है दैट इज तुम लोग का एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो कोई तो चीज़ ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दिस इज नथिंग बट योर असेंडिंग कोलोन। कोई तो चीज़ ट्रांसवर्स जा रहा है, दिस इज योर ट्रांसवर्स कोलोन। कोई तो चीज़ नीचे जा रहा है, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। सो दिस आर नथिंग बट तुम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। इन तीनों पार्ट्स का भी सेम फंक्शन है, ये लोग भी एब्जॉर्प्शन सब करेंगे, पानी वानी जितना भी है अभी जो भी वेस्ट है उसमें से और पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। अभी यहाँ पे तुम लोग का एक्चुअल प्रॉपर फीकल मैटर पोप बनेगा, प्रॉपर सॉलिड पार्ट बनने वाला है तुम लोग का फीकल मैटर का। और यहाँ पे भी म्यूकोजल सेल लेयर्स होने वाले हैं। एंड लास्ट में तुम लोग का एक पार्ट आने वाला है दैट इज रेक्टम, बट एक्चुअली देयर इज वन मोर पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलम। सिग्मोइड एस शेप का होता है, सिग्मोइड कर्व जैसा स्ट्रक्चर एस शेप। तो ये एक बीच में एक शेप आता है विच इज बिटवीन योर डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम। तो ये नहीं याद रखा तो भी चलेगा, बट एक पार्ट है वो पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज रेक्टम? देखो यहाँ पे ये चैट जीपीटी को यूज करके मैंने फोटो बनाया तो इसमें लेबलिंग थोड़ा आगे पीछे किया है। तो दिस रेक्टम, ये तुम लोग का रेक्टम, इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। और जो एनस है जो लास्ट में बाहर दिखते हैं अपने को एनल ओपनिंग, वो है ये। सो रेक्टम इज नथिंग बट एक टेम्परेरी पार्ट है जहाँ पे आप लोग का जो भी अनडाइजेस्टेड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है उसको आप लोग स्टोर करके रखोगे। दैट इज नथिंग बट योर रेक्टम। और लास्ट में वी हैव एनस, दैट इज द ओपनिंग, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लास्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे भी स्पेस्टर मसल है, ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छी बात है ना, यहाँ पे स्पेस्टर मसल है, नहीं तो आप लोग 24/7 पॉटी करते रहोगे। तो स्पिंसर मसल जैसे ओपन होगा आप लोग क्या करोगे, एक्सपेल ऑफ फीकल मैटर। देखो फीकल मैटर आ गया, पूप का बाहर निकलना, एक्सपेल। और इसी प्रोसेस को आप लोगों ने क्या नाम दिया था, इजेशन भी बोल सकते हो या फिर डेफिकेशन भी हम लोग बोलते हैं। सो डेफिकेशन या फिर इजेशन इज नथिंग बट टू रिमूव दी फीकल मैटर। अभी जो रेक्टम था ना, यहाँ पे एक वर्ड दिया है पोस्टीरियर। और दिस इज अ मेडिकल टर्म। अभी ऑब्वियसली मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज पोस्टीरियर, व्हाट इज एंटीरियर। एंटीरियर मतलब क्या होता है कि कोई तो चीज जो बॉडी के आगे है। और पोस्टीरियर क्या हो गया, ऑब्वियसली कोई तो चीज मेरे बॉडी में पीछे की तरफ है। तो अभी आपका जो रेक्टम है एनएस ये सब कहा के आगे है क्या, नहीं, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी पीछे। सो पोस्टीरियर समझ में आ गया व्हाट इज पोस्टीरियर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एलिमेंट्री कैनाल। तो मैं आज के लिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। भी इसके आगे मैं सेकेंड लेक्चर भी अपलोड करूंगा वेरी सुन। इसमें हम लोग आगे और समझेंगे कि ये जो भी इंटेस्टाइन बोला इन सब के ना कुछ कुछ लेयर्स होते हैं। तो लेयर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत सारे एंजाइम एंजाइम सब कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अभी यू माइट बी क्यूरियस कि मैंने ये सब पीपीटीज कैसे बनाया। सो देर इज दिस ऐप विच इज नोन एज गामा एआई। सो इफ यू वांट आप लोग उस ऐप को यूज कर सकते हो, इट इज एन एआई। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डालने वाला हूँ, तो आप लोग वहां से वो देख लेना। सो इट इज नथिंग बट अ वेरी पावरफुल टूल जो मेरा बहुत टाइम भी सेव करता है पीपीटीज बनाने के लिए, एकदम ब्यूटीफुल पीपीटीज। तो आप लोग भी बना सकते हो टू सेव योर टाइम। So with this, we have completed the first part of human nutrition. I hope you like this video. और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम एंड ऑल अदर सोशल मीडिया इज ओवर देयर। सारी लिंक्स मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला है। सो आई विल सी यू ऑल सून। चलो देन, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।